नमस्कार मित्रों यह पॉलिटी का 35वां वीडियो है और इसमें हम लोग जो टॉपिक है वो है संसद। और इसको मैंने विविध इसलिए लिखा हुआ है मित्रों क्योंकि इसके अंतर्गत हम समस्त संसद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उसे कवर करेंगे और इसको कवर करने में 2 या 3 वीडियो लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम देखेंगे कि आर्टिकल 34 किससे संबंधित है, कि जो सदस्य संसद का सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए जो जो अर्हताएं हैं उनका जो विवरण है उनके बारे में जो है आर्टिकल 34 में लिखा गया है कि वह भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र सीमा लोकसभा के लिए 25 या उससे अधिक, राज्यसभा के लिए 30 या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी अनुसूची में वर्णित शपथ लिया होना चाहिए उसके द्वारा, और यदि संसद कोई नई अर्हता भी लाती है तो उसको भी जो है उस व्यक्ति को पूरा करना होगा। आगे देखते हैं। अगला है संसद द्वारा विधि आरोपित अर्हताएं। मतलब कि हमने चौथा पॉइंट उसमें देखा था कि संसद विधि द्वारा कोई भी अर्हताएं आरोपित कर सकती है। तो इसी प्रकार जो है एक एक्ट संसद ने बनाया था जिसे हम लोग बोलते हैं आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम। और इसके माध्यम में से ये कहा गया है कि भारत के किसी ना किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। उस व्यक्ति को भारत के किसी ना किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। दूसरी चीज, पहले एक क्लॉज लगा हुआ था 2003 से पहले, संशोधन के बाद उसे हटा दिया गया। उसमें यह लिखा था यदि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे उस राज्य का जो है मतदाता होना चाहिए था, पंजीकृत मतदाता, लेकिन 2003 से इसे हटा दिया गया इस क्लॉज को। और मित्रों जो दूसरी बात है कि यदि कोई एससी या एसटी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो जो व्यक्ति लड़ना चाहता है वह उसी समुदाय की सूची में शामिल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इन समुदायों की जो सूची होगी उसमें वह व्यक्ति शामिल होना चाहिए। अर्थात एससी के लिए एससी और एसटी के लिए एसटी कैंडिडेट ही आरक्षित जगहों से चुनाव लड़ सकता है। एक चीज और है, अनारक्षित जगहों पर ये चाहे जहां से लड़े, लेकिन आरक्षित जगहों पर सिर्फ यही लड़ेंगे। ये बात भी इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है अनुच्छेद 102, संविधान में वर्णित अनर्हताएं। मतलब कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन संविधान में भी कही गई हैं और वो कैसी कैसी हैं उन्हें देख लेते हैं। सरकार केंद्र व राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो। एक बात स्पष्ट किया गया है कि मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं समझा जाता है। आगे देखते हैं कि वह विकृत मस्तिष्क का ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो और इसकी घोषणा न्यायालय के द्वारा की गई हो, कोई जो सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा। तीसरा है अनुन्मुक्त दिवालिया। ठीक है, उससे अनुन्मुक्त दिवालिया नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद विदेशी नागरिकता अगर वह प्राप्त कर लेता है या विदेश के प्रति अपनी जो है निष्ठा स्वीकार कर लेता है तब भी वह नहीं बन सकता है। और चूंकि ये वाला तो वैसे भी आप देख सकते हो 84 में लिखा हुआ एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो उससे भी समझ में आ जाता है। और तीसरी चीज लिखी हुई है कि संसद विधि द्वारा अयोग्य हो संसद के, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और अनुसूची 10 के नियमों के उल्लंघन पर भी वह जो है अनर्ह हो जाएगा, मतलब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा या एलिजिबिलिटी खो देगा। अनुसूची 10 में है दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और अगर इसे डिटेल में जानना है तो अगर जो उसमें जो पार्टी के जो सदस्य हैं, अगर 2/3 सदस्य यहां से निकल के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तब वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। अगर 2/3 सदस्य से कम जाते हैं तो वह डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, दल बदल कानून के तहत। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और भी है कि जो अध्यक्ष होता है इस मामले में अध्यक्ष जो है निर्णय देता है और अध्यक्ष की कार्यवाही को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक वाद में जिसका नाम है किहोतो होलोहान बनाम जा चिल्हो के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है वो मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचा है जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा और अध्यक्ष या सभापति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 की निरहर्ताएं। एक बार हमने देखा है, और भी और चीजें लिखी हुई हैं जो कि ये आमतौर पे इसका पालन उतना नहीं होता है। भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हुआ हो तो आमतौर पे दोषी सिद्ध ही नहीं होते ये लोग।
ठीक है। उसके बाद निवारक निरोध छोड़कर, निवारक निरोध मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तो इसको छोड़कर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो तो फिर जो है ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 25% से अधिक हिस्सेदारी वाली सरकारी निगम में लाभ का पद हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें 25% शेयर अगर गवर्नमेंट का है और उसमें 80 है वो उसमें लाभ के पद पर है, वेतन प्राप्त करता है, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा 25%। आगे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या सरकार के प्रति निष्ठा ना हो, ठीक है, तब भी नहीं लड़ सकता है। सामाजिक अपराध, अब जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, छुआछूत के प्रचार प्रसार का पालन में लिप्त पाया गया हो, तो ये सारी चीजें कहाँ से प्रूफ हो पाती हैं। सरकारी सेवा में रुचि हो, चुनाव आयोग के राय के अनुसार सदस्य की निरर्हता पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है और उसका निश्चय अंतिम होता है। तो ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति निरर्ह है या डिस्क्वालिफाइड किया गया, ध्यान दीजिएगा डिस्क्वालिफाइड किया गया है, अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो उसका निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के राय के अनुसार, मतलब कि चुनाव आयोग ने कहा है कि भैया इसको हटा दो, तो राष्ट्रपति का राय होगा हटा दो और यही अंतिम होगा। कुल मिला के चुनाव आयोग की बात मानी जाती है, ठीक है, पर आपको टिक मारना पड़ेगा राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के राय पर। इसका संबंध संविधान के 103 अनुच्छेद से है, मतलब 103rd आर्टिकल से है इसका जो संबंध। उसके बाद मित्रों एक और क्लॉज है, अब मान लीजिए कोई सदस्य बन चुका है, किसका सदस्य, संसद का सदस्य, और अगर वह 60 दिनों तक किसी बैठक में नहीं शामिल होता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यह आर्टिकल 101 में लिखा गया है, पर और भी चीजें यहाँ पे ध्यान देने लायक है। सदन इसके बारे में स्पष्ट रूप से बोले, घोषणा करे। स्पष्ट घोषणा बहुत जरूरी है, मतलब 60 दिन के बाद स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा फिर ये दिक्कत हो जाएगी, फिर उसकी सदस्यता वरना नहीं जाएगी। तो 60 दिनों की जो है उसके बाद जो है सदन स्पष्ट घोषणा करेगी, और अगर नहीं करती है तो स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा। और इस 60 दिन में कौन कौन से दिन नहीं काउंट होंगे ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। जब सदन सत्रावसित हो, मतलब सदन ना चल रहा हो, तो वो दिन और 4 या लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्थगित रहा हो। तो अगर 4 दिन से लगातार 4 दिन से स्थगित है तो यह भी दिन नहीं गिना जाएगा, और जब सत्रावसान था तो वह भी दिन नहीं गिना जाएगा। उनको हटाकर 60 दिन गिन लिया जाए तो क्या होगा, अगर अनुपस्थित रहते हैं और उसकी घोषणा कर दी जाती है सदन के द्वारा तो वह व्यक्ति जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ चीजें और लिखी हैं जिसको हम मतलब किसी क्लॉज के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज पढ़ना यहाँ पे। जैसे सबसे पहले है महान्यायवादी और मंत्री। कौन कौन, महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, मंत्री चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, किसी भी सदन की कार्यवाही में जाके बैठ सकता है, मेज थपथपा सकता है। यहाँ तक कि और दूसरी चीज महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी अगर वो जिस समिति का सदस्य, वो अगर किसी संसद समिति में सदस्य बनाया गया है तो उसकी भी कार्यवाही में बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब समिति में भी भाग ले सकता है, विचार कर सकता है। बस एक समस्या होती है कि महान्यायवादी मत नहीं दे सकता, ठीक है। मत क्यों नहीं दे सकता भैया, क्योंकि यह सदस्य नहीं है, इस वजह से मत नहीं दे सकता। दूसरी चीज मंत्री की बात करते हैं। मंत्री जो है, मान लीजिए मंत्री जो है लोकसभा से थे, कहां से थे, लोकसभा से, और पहुंच गए राज्यसभा में, राज्यसभा की कार्यवाही में बैठ गए हैं। कहां पहुंच गए, राज्यसभा की कार्यवाही में, तो वहां पे भी मत पड़ रहा है, तो ये राज्यसभा में मत नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सदस्य कहाँ हैं, कहाँ के हैं, लोकसभा के। ऐसे ही अगर उल्टा कर दें, वाइस वर्सा कर दें, अगर राज्यसभा का कोई मंत्री है वह लोकसभा की कार्यवाही में आके बैठा है तो यहाँ मत नहीं देगा, मत वहीं देंगे जहां का वह मतलब जहां का प्रत्याशी होगा, जिस सदन का होगा वो। उसके बाद लेकिन महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता है, पता ही है, और मंत्री को जिस सदन का सदस्य है वहीं पर मतदान करने का अधिकार होता है, ये भी आप लोगों को पता है। आगे आते हैं मित्रों, कुछ टर्म हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। आमतौर पे जैसे सदन का नेता जो है राज्यसभा से आ गया, भाई सदन का नेता दोनों जगह होंगे, लोकसभा राज्यसभा। तो जो लोकसभा वाला सदन का नेता होता है वो बन जाता है पीएम, क्योंकि
जो जीत के आती है सत्ता पार्टी, तो वो अपने नेता को चुनती है और वही पीएम की शपथ लेता है। उसके बाद उसके राय में उसके अनुसार जो सलाह देगा राष्ट्रपति और लोगों को शपथ दिलाएंगे मंत्रियों को। अगर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं लोकसभा से हैं, तो राज्यसभा में भी तो सदन के नेता होंगे, तो राज्यसभा में किसी एक मंत्री को वहां का सदन का नेता बना दिया जाएगा। अगर पीएम जो है यहां से हैं, तो यहां पे किसी मंत्री को सदन का नेता बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि इसका जो जिक्र है वो संविधान में नहीं है। ठीक है, कि आपको अगर लगे कि यह इसका वर्णन संविधान में किया गया है स्पष्ट शब्दों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला है विपक्ष का नेता। विपक्ष के जो सबसे, जैसे जो सत्ता पक्ष है जो जीत के गई है, उसके बाद जो सबसे बड़ा दल होता है, ठीक है, उसमें उसके प्रमुख को विपक्ष का नेता कहा जाता है या नेता विपक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो अपोजिशन में बैठता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलते हैं उसे। और जो है शुरुआत में तो इनका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है 1970-80 में जो है नेता विपक्ष को जो है वैधानिक मान्यता मिल गई और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इनको जो है कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और लेकिन एक शर्त भी है, इसे याद रखिएगा आप लोग, कि जो सदस्य संख्या है उसका 10% उस पार्टी को मिला होना चाहिए, तभी वह विपक्ष की क्राइटेरिया में आएगा। अगर उससे कम है तो विपक्ष का दर्जा उसे नहीं मिलेगा। 2014 में विपक्षी दल कौन था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो विपक्ष समझ में आ गया, विपक्ष का नेता। 10% वाली बात याद रखिएगा, जितने लोग जीत के आए हैं, मान लीजिए सपोज, हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे, मान लीजिए 300 लोग जीत के आए हैं, तो इसका 10% 30, तो अगर 30 से कम है, मान लीजिए कोई 29 सीट पाके आया है, तो विपक्ष का नेता कोई बन ही नहीं पाएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है, आगे आते हैं मित्रों, एक टर्म होता है सचेतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हिप। तो मान लीजिए ये पार्टी एनडीए है, यहाँ पे आईएनसी है, यही दो नाम मान लो हम ले लेते हैं। तो वैसे हर पार्टी है, काखा गाखा जितने पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो अब जैसे एनडीए है, इसके जितने विधायक हैं मान लो, तो इसने कि ए को मान लो कह दिया कि तुम हमारे जो है सचेतक रहोगे और तुम जो है ध्यान दोगे कि जो पार्टी ने कहा है कि हमारे सभी कैंडिडेट को यस पे कमेंट करना है या यस पे वोट करना है, नो पे वोट करना है, तो ए ये ध्यान रखता है कि हमारे सभी कैंडिडेट जो है यस पे वोट दे रहे हैं कि एन पे वोट दे रहे हैं, नो पे वोट दे रहे हैं। सचेतक का यही काम होता है। ठीक है, और अपने पार्टियों के सदस्यों पर जो है अनुशासन रखता है, और अगर पार्टी का सदस्य निर्देश का पालन नहीं करता है तो जो है कार्यवाही भी हो जाती है, कभी कभी पार्टी से निकाल भी दिया जाता है। तो ये तीनों टर्म आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आपसे एक उम्मीद है कि कमेंट में आप उत्तर देंगे, विपक्ष की पार्टी बनने के लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 2014 में विपक्ष की पार्टी कौन थी, गूगल करके बताइएगा। 2019 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, विपक्ष की पार्टी कौन थी। ठीक है, आगे आते हैं मित्रों। तो अंतर हम लोग देखते हैं बिल और अधिनियम में क्या है। तो बेसिकली बिल जो होता है जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो अधिनियम बन जाता है, पर इतना आसान है नहीं। ये बिल जो है कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, यस नो यस नो यस नो यस नो करते करते तब राष्ट्रपति भी 2-3 अड़ंगा उसमें लगा सकते हैं, फिर जाके अधिनियम बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को भी समझेंगे हम लोग। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विधेयक के प्रकार, टाइप ऑफ बिल। देखिए मित्रों, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना हो तो हमारे पास कई आधार होने चाहिए। जैसे रंग के आधार पर अगर हम किसी को क्लासिफाई करें तो गोरा काला, ऊंचाई के आधार पर मतलब हाइट के आधार पर तो लंबा नाम आकार का, चेहरे के आधार पर तो लंबा चेहरा छोटा चेहरा। ऐसे ही विधेयक को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। एक प्रकार होता है मित्रों, एक प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सदस्य विधेयक। ठीक है, प्राइवेट सदस्य विधेयक। और एक होता है मित्रों सरकारी विधेयक। ठीक है, तो अब इसका अंतर समझ लीजिए। अगर प्राइवेट सदस्य विधेयक यह है कि कोई सदस्य अगर पारित मतलब विधेयक प्रस्तुत करता है तो प्राइवेट सदस्य विधेयक कहते हैं। और अगर किसी मंत्री के द्वारा जो है अगर ये पेश किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं। आमतौर पे जो विधेयक पारित किए जाते हैं, जो पेश किए जाते हैं, वो सरकारी विधेयक ही होते हैं। और एक परंपरा है
कि ये जो प्राइवेट विधेयक था, प्राइवेट विधेयक को शुक्रवार के दिन पेश किया जाता है और पेश करने से एक माह पूर्व, ध्यान दीजिएगा, एक माह पूर्व की सूचना बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। एक माह पूर्व सूचना दी जाती है प्राइवेट विधेयक के द्वारा कि जो है हमें एक माह के बाद जो है मतलब फला डेट को हम देना चाहते हैं या जो डेट उनको मिलेगा, और ये जो है कमेटी के पास जाती है और कमेटी निर्धारित करती है कि भैया हमारे क्राइटेरिया के अनुरूप है कि नहीं। आगे आते हैं मित्रों, एक टेबल बनाई हुई है जिसे देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तुलना का आधार, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक प्रथम, वित्तीय विधेयक द्वितीय और संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 विधेयक हैं और तुलना का आधार ये है। ठीक है, तो इधर तुलना का आधार, इधर हम पांचों में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद, तो यहाँ पे हो गया कि साधारण विधेयक के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, धन विधेयक के लिए 110 और वित्तीय विधेयक प्रकार 1 के लिए 117(1), वित्तीय विधेयक प्रकार 2 के लिए 117(2), संविधान संशोधन के लिए 368। इतना सब आपको पता ही होगा आमतौर पर। अब एक चीज और, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कहां कहां आवश्यक होती है? साधारण विधेयक के लिए कोई आवश्यक नहीं है, पर धन विधेयक के लिए जरूरी है, वित्तीय विधेयक प्रथम के लिए जरूरी है, और यहाँ पे भी नहीं जरूरी है, यहाँ नहीं जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप बना लीजिएगा इस चार्ट को, यहाँ जरूरी था। ठीक है, इस वजह से राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि शुरुआत में ही उनकी अनुमति ली गई है। अब शुरुआती सदन, मतलब किस सदन से कोई विधेयक शुरू हो सकता है? तो साधारण विधेयक किसी सदन में शुरू हो सकता है, लेकिन धन विधेयक कहां से शुरू होगा? सिर्फ लोकसभा में। प्रकार 1 कहां होगा? सिर्फ लोकसभा में। वित्तीय विधेयक प्रकार 2 किसी भी सदन में, और संविधान संशोधन किसी भी सदन में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर बहुमत प्रकार पे आते हैं मित्रों। साधारण में साधारण, इसमें भी साधारण, इसमें भी साधारण, इसमें भी साधारण, लेकिन संविधान संशोधन में विशेष बहुमत। और कभी कभी तो विशेष बहुमत ऐसा होता है कि आप संसद का विशेष बहुमत तो करिए, और इसमें तो ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं होती है। तो अभी आगे ज्वाइंट सिटिंग आने वाला है ये। तो संसद में तो आप बहुमत से पारित करिए, जो सबसे कठिन बहुमत होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सदन की कुल संख्या के बहुमत में जो अधिक होता है उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। उसके बाद आधे राज्यों से एक अधिक राज्य भी उसको पारित करते हैं। कुछ विशेष बहुमत ऐसे भी होते हैं, उनका भी हम बताएंगे कब कब उनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो साधारण विधेयक में हो सकता है, धन विधेयक में नहीं हो सकता है, हो सकता है, संविधान संशोधन में नहीं हो सकता है। तो यहाँ वित्तीय 1 और वित्तीय 2 का बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या है इनका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बनने वाला है, इस चार्ट को मैं फिर प्रस्तुत करूंगा उसमें। आगे है मित्रों राज्यसभा की स्थिति। तो साधारण विधेयक में बिल्कुल बराबर स्थिति है, लेकिन अगर संयुक्त बैठक हो जाती है तो कमजोर हो जाती है स्थिति। क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है। तो भाई संख्या ज्यादा है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग और ये सब मिला के वो पारित करवा ले जाते हैं। धन विधेयक के मामले में बहुत कमजोर है, क्योंकि वो मात्र 14 दिन रख पाते हैं। 14 दिन के बाद वो नहीं, मतलब उसके बाद लोकसभा पारित मान लेगी। अगर 14 दिन के पहले कोई परिवर्तन करके भेजते हैं तो चाहे वो लोकसभा माने या ना माने, पारित कर देती है। तो इस वजह से धन विधेयक में बहुत कमजोर स्थिति है। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 में संयुक्त बैठक में कमजोर हो जाती है। वैसे बराबर है पर संयुक्त बैठक में, यहाँ भी संयुक्त बैठक में। और भाई साहब संविधान संशोधन में तो बहुत भयानक रूप से बराबर है। क्यों बहुत भयानक रूप से मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे तो संयुक्त बैठक होता ही नहीं है। फिर तो आप समझ लीजिए कि हमें राज्यसभा भी पारित करवाना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? भाई चलो लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, ये बिल पहुंचा राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, बन गया एक्ट, लेकिन अब पहुंचा राष्ट्रपति के पास। तो साधारण विधेयक में चारों विकल्प प्रस्तुत हैं उनके पास, मतलब कि जेब में रख सकते हैं, जेबी वीटो हो सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, मना कर सकते हैं, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, मना करने वाला, हालांकि इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो 4 विकल्प होते हैं। इसको हम पिछले वीडियो में, राष्ट्रपति वाले वीडियो में पढ़ा है, वहां जाकर रिवाइज करिए। पुनर्विचार को छोड़कर शेष विकल्प हैं। पुनर्विचार को क्यों छोड़कर? क्योंकि यहाँ देखिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई है। फिर यहाँ पर जो है चारों विकल्प हैं, यहाँ पर भी चारों विकल्प हैं, और यहाँ पर संविधान संशोधन के केस में अनुमति देनी पड़ेगी। और ये क्यों? ये 24वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, अनुमति देनी पड़ेगी। 368 में जोड़ा गया था। आगे आते हैं मित्रों विधेयक पारित होने की प्रक्रिया पे। विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जो है कैसे पारित होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। हाँ ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे साधारण विधेयक के बारे में।
और मित्रों इसमें होता क्या है कि जिस सदन में यह शुरू किया जाता है उसमें इसमें 3 वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, और क्या क्या होता है इन वाचन के अंदर इसे देखते हैं मित्रों। प्रथम वाचन के अंतर्गत सांसद या मंत्री, संसद भेजेगा तो प्राइवेट विधेयक, मंत्री करेगा तो सरकारी विधेयक। आमतौर पर मंत्री ही पेश करते हैं। सांसद का अर्थ हुआ कोई भी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और मंत्री का मतलब मंत्री, जानते हैं इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जब इनके द्वारा पेश किया गया तो बिल की सामान्य बातें, ये करते क्या है प्रथम वाचन के अंतर्गत, जिसने पेश किया है बिल की सामान्य बातें सबको बताएंगे और एक एक कॉपी सभी सदस्य को वितरित कर देंगे। उसके बाद सदन की अनुमति मिल जाएगी तो इस विधेयक को राजपत्र में, गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया जाएगा। यदि अनुमति लेने से पहले ही गैजेट में प्रकाशित कर दिया गया है तो अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो मतलब कहने का प्रथम वाचन कोई बहुत विशेष नहीं होता है, बस एक एक कॉपी सबको मिल जाए और पता चल जाए कि भैया एक विधेयक इस विषय पे आने वाला है और इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन गौरतलब है कि पीडीओ और एस्मा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट का जो है प्रथम वाचन में ही विरोध किया गया था। तो इसको जैसे जानकारी के लिए आप रखे रहिए दिमाग में और गूगल करिएगा इस्मा और पीडीए। इस्मा क्या होता है, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। जैसे इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ लोग धरने पे बैठ जाते हैं तो गवर्नमेंट अगर इसको लागू कर देता है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, और इतने समय में अगर वापस आप लोग सर्विस में नहीं आ गए तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा, ऐसे कुछ प्रावधान इसमें रहते हैं। डिटेल के लिए आप देखिएगा। द्वितीय वाचन और द्वितीय वाचन ही सबसे जो है मतलब आप समझ लीजिए विस्तृत विचार विमर्श यहाँ पे होता है, सबसे प्रमुख वाचन यही है। इसके अंतर्गत 3 उपचरण होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं मित्रों। 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 उपचरण हैं, 3 अवस्थाएं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं समान चर्चा की अवस्था, जनरल डिस्कशन, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। दूसरा होता है समिति अवस्था, कमेटी स्टेज। और तीसरा होता है विचार की अवस्था, कंसीडरेशन स्टेज। अवस्था में सदन के सदस्य विचार करेंगे और अगर एक मत हुए तो सीधे तृतीय वाचन के लिए। भाई साहब मतलब सबको कहें अरे चलो ठीक है बढ़िया विधेयक है, और जैसे मान लीजिए इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए विधेयक आया है कि हमारी जो है अब सीधे 1 करोड़ कर देना चाहिए, और जो है ठीक है, तो तुरंत कहेंगे हाँ ठीक तो है, ये तुरंत तृतीय वाचन के लिए चला जाएगा। और मान लो कहते हैं नहीं अभी समस्या जो है भारत में कोरोना फैला हुआ है, दिक्कत होगी, तो हो सकता है भाई और उस पर विचार करें। इसके बाद अगर प्रथम वाचन इसमें प्रथम अवस्था में अगर विचार, ये भी हो सकता है तुरंत विचार कर लें, और यह भी हो सकता है कि कोई निर्धारित तिथि कर लें कि इस दिन जो है हम लोग विचार करेंगे इस पे डिटेल में। फिर विचार विमर्श के लिए अगर बात नहीं बनी तो जो सांसद होते हैं वो मिलकर एक प्रवर समिति बनाते हैं, सेलेक्ट कमेटी बनाते हैं, और उसमें जो संख्या होती है वो सब लोग जो है एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करते हैं, सोचते समझते हैं, अपना विचार देते हैं, कुछ बिंदुओं को काटते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ को जोड़ते हैं ये होना चाहिए। और या तो कभी कभी संयुक्त समिति बन जाती है, ज्वाइंट कमेटी का मतलब दोनों सदनों से, ठीक है, दोनों सदनों से सदस्य लिए जाते हैं और बोला जाता है कि एकदम गहनता से विचार कीजिए। उसके बाद मित्रों, उसके बाद जो है जनता की राय के लिए सार्वजनिक भी किया जा सकता है। ये द्वितीय स्टेज में ही, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जनता के लिए सार्वजनिक किस स्टेज में किया जाता है, तो द्वितीय वाचन के पहली समिति अवस्था में। उसके बाद दूसरा आता है समिति अवस्था। तो यही मैंने कहा कि आप समिति अवस्था मतलब वही प्रवर समिति और संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, ये लोग क्या जोड़ना है क्या घटाना है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर तीसरा होता है जब वो लोग अपना भेज दिए, मतलब समितियां जो है विचार करके भेज दी, तो इसको बोलते हैं विचार की अवस्था। तो यहाँ सभी सदस्य जो है विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा भी जैसे उन्होंने विचार दिया है, बाकी जब चल रहा है तो जो कुछ सदस्य हैं जो छूटे हैं वो भी अपना विचार दे सकते हैं कि अभी भैया इसमें ये हटाना है, ये जोड़ना कम पड़ रहा था जगह, तो मैंने ऐसे जोड़ने का साइन बना दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये संशोधित हो गया विधेयक। भाई जो आया था उसमें द्वितीय वाचन के समिति अवस्था में काफी चीजें बदली हैं, तो हम इसको कह देंगे संशोधित विधेयक। तो अब जो है जो पब्लिक है, मतलब जो सांसद हैं वो कहेंगे यस, अब भाई जो संशोधित विधेयक है इसको पारित कर दिया जाए, नो नहीं पारित किया जाएगा, या एब्सटेन मतलब उपस्थित रहेंगे पर वोट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के यदि यस नो से आगे निकल गया,
यदि यस ओवरकम कर गया नो को तो सदन अध्यक्ष पारित मान लेगा। तो भाई साहब एक सदन से ये पारित हो गया। अब एक सदन के बाद पारित होने के बाद क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा। तो देखिए ये है, प्रथम सदन से प्रथम वाचन हुआ, पहले प्रथम सदन में, जिस सदन में आया था ये प्रथम सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा रोज राज्यसभा कहीं से भी चालू हो सकता था, ठीक है। तो प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ। तृतीय वाचन में अगर यस हो गया तो ये पहुंचा द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन में भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होगा। यहाँ पे भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होगा। दूसरे सदन के पास कुछ विकल्प होंगे तृतीय वाचन के बाद भी कि भैया चलो हम इनको यस बोल देते हैं। तो जैसे इनको यस बोला जाएगा तो ठीक है, दूसरा नो बोल देंगे कि हम नहीं पारित करेंगे। तीसरा सुझाव के साथ पारित कर दिए। चौथा 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो सुझाव के साथ अगर पारित किए तो फिर पहले सदन के पास पहुंच जाएगा जिसने भेजा था इनके पास, तो वो क्या करेगा, यस या नो। अगर यहां से यस हो जाए या यहां से यस हो जाए तो ये पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास। ध्यान से देखिएगा, यस होने के बाद भाई उसने सुझाव दिया, पहले सदन ने मान लिया चलो भाई सुझाव है, सॉरी, तो ये यस और ये यस, इन दोनों यस की स्थिति में विधेयक पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास कि भैया साइन करो और हम बन जाए अधिनियम। लेकिन राष्ट्रपति कहता है अभी कहां, भी तो हमारे पास भी कुछ शक्तियां हैं। कहेगा हम इसको जेब में रख ले रहे हैं, भूल जाएगा, मतलब बोलेगा ही नहीं कुछ, तो इसको बोलते हैं जेबी वीटो। मान लिया जाता है कि जेब में रख के भूल गए हैं, या हस्ताक्षर कर दिए, अनुमति दे दिए तो विधेयक बन गया, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दिए, और या जो मंत्री परिषद थी उसने कहा कि अब मुझे इस विधेयक की जरूरत ही नहीं है, अब इस विधेयक को आप वो कर दो, खारिज कर दो, मना कर दो, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो ये तब होती है एब्सोल्यूट वीटो। उसके बाद मान लो हस्ताक्षर कर दिए तो अधिनियम बन गया। अब आइए नो वाले पे देखते हैं। 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया हो, या यहाँ वाला नो या यहाँ वाला नो, तो इन तीनों की स्थिति में देखिए 3 एरो मैंने ड्रा किया है, ये देखिए 3 एरो, एक एरो ये है, एक एरो ये था, एक एरो ये था। तो इस स्थिति को बोलते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए, इस स्थिति को बोलते हैं गतिरोध। और यहाँ अंडरलाइन में करूंगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है, चूंकि ये आ जा रहा है तो इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। तो ये संयुक्त बैठक, और गतिरोध होगा तो दूर करने के लिए संयुक्त बैठक, कौन बुलाता है संयुक्त बैठक मित्रों, संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्र। मित्रों इसको मैंने जूम कर दिया है तो जूम से थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो जैसे ये गतिरोध हो गया, ठीक है, तो गतिरोध होने पे संयुक्त बैठक बुलाया गया आर्टिकल 108 के तहत, और संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद कौन करता है, उपाध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक में यहाँ पे ये कट गया है, दिख नहीं रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण विधेयक में अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक बार मैं मतदान पढ़ाऊंगा आप लोगों को, प्रेजेंट एंड वोटिंग, बहुमत मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर यह पारित हो जाता है तो विधेयक हम पारित मान लेंगे। तो यहाँ आके राज्यसभा कमजोर हो जाती है, ठीक है मित्रों। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप देखिए और आने वाली वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको संसद कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे अगर कोई आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, तो फिर ये तो उसी पे मेन फोकस ही हो रहा है, ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए, बाकी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप मान लो किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में सारी एग्जाम टफ हो रहे हैं, तो आप इतना सुनते रहिए, सारी कहानी आपके दिमाग में रहेगी। तो जो छोटे प्रश्न बनेंगे वो आप, मतलब कोई अगर साधारण प्रश्न बन भी जाता है तो उसे आप लोग जो है कर ले जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।